नमस्कार, आप सभी का स्वागत है थिंक एस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज जिस विषय को लेकर मैं यहाँ मौजूद हूँ वो विषय है छत्तीसगढ़ सरकार के आम बजट का। इस बजट में हम देखेंगे कि पिछली बार सरकार ने जो बजट दिए वो कहाँ तक पूर्ण हुए, आगामी जो बजट है मतलब वर्तमान का बजट है उस बजट में क्या नई बातें हैं, कौन सी चीज़ें आपके पीएससी के काम की है और कौन सी चीज़ें आपके अवेयरनेस की है, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेंस में इसके कैसे प्रश्न आएंगे वो भी देख लेंगे और आम जनता जो सामान्य सुनना चाहती है इस बजट को कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या है, और दूसरी बात इस बजट के बाद उनके घर का बजट में क्या कुछ चेंज हो सकता है, क्या कुछ परिवर्तन आएंगे, उन सब छोटे छोटे मुद्दों पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग एक स्लाइड के फॉर्म में हमने पूरा कोशिश किया है कि एक एक बारीकियों को समझाने की कोशिश कर पाए अब तक, और वो बातें अब तक पहुंचा पाए कि बजट में जो ऑलरेडी दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि आंकड़े भी होते हैं, इसमें तथ्य भी होते हैं, शेरो शायरियाँ भी होती हैं, कुछ बेमतलब की बातें भी होती हैं, तो तमाम चीज़ों से नलीफाइड करके देखते हैं कि आपके काम की चीज़ें क्या है। ठीक, सबसे पहले आते हैं कि इस बार के बजट का जो थीम है थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। पहले ज्ञान था, ज्ञान से इस बार गति हो गई है और गति का अंत होगा वो है आपके आस्था से। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहला था हमारा ज्ञान, जो मैं पिछली बजट में मैंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखी थी। तो पहला वाला था ज्ञान, इस बार कह दिया उन्होंने गति, और गति के बाद उसको नलिफाई कंक्लूड करेंगे और वो है आस्था। मैं हिंदी में इसको लिख देता हूँ आस्था। आस्था इसलिए क्योंकि बजट में आम जनता का भरोसा और विश्वास की बात माननीय ओपी चौधरी जी ने माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बातें रखी है। खैर उन सब पर हम बातें करते रहेंगे। ये पहला पॉइंट आपके दिमाग पे होना चाहिए कि इस बार अगर आपको मेंस पूछ सकता है ज्ञान से गति और आस्था की प्राप्ति छत्तीसगढ़ की मूल पहचान या छत्तीसगढ़ की मूल नींव या छत्तीसगढ़ की उद्देश्य, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपके दिमाग में ज्ञान, गति और आस्था आपको याद होना चाहिए। चलिए, एक तो ये बेसिक पॉइंट पहले है। दूसरा है ज्ञान से गति की ओर जो बातें कही गई है उसमें GATI का मतलब क्या है। GATI का मतलब जी से गरीब, ठीक, जो ज्ञान की बात थी, ठीक है। उसके बाद युवा, युवा के बाद अन्नदाता और अन्नदाता से नारी। ये बातें इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि 24 और 25 दोनों के बीच का ना हम कंपैरिजन देखेंगे कि वास्तविक में इस बजट में क्या नई चीजें आई हैं। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा एक एक करके हम चलते जाते हैं। बजट 2025-26 की मुख्य बातें क्या है। मुख्य बातों से पहले मैं थोड़ा सा विगत बजट को आपको लेते चलता हूं। जो भी विगत बजट था उस विगत बजट में स्पष्ट रूप से एक बात रखी गई थी और वो थी, ध्यान सुनना चीजों को, कि हम 2047 के विजन के अनुसार से भारत छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, इसी में एक पॉइंट माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 1 नवंबर सन 2024 को मतलब 1 नवंबर 2024 को हम विजन 2024 का एक डॉक्यूमेंट जो है वो जनता के सामने समर्पित करेंगे। तो ये वाला जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं अटक गया। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो बजट होता है आगामी वर्षों की रूपरेखा, मगर उस रूपरेखा का मतलब तभी तात्पर्य है, तभी उसका वैलिड है जब वो वास्तविक में उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करें। और कोशिश का मतलब 5% अचीव करना, 10% अचीव करना नहीं होता है। कम से कम आप 70-80% अचीव करें तभी तो उसका मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे एक बात फंसी थी, वो कौन सी है, विजन 2047 के डॉक्यूमेंट को 1 नवंबर 2024 को प्रस्तुत करने की। अब मैं आता हूँ आपकी इस बजट के मूल बातों पर। पहला बात ये रहा कि इस बार बजट में लगभग जो बजट रहा है वो 1,65,000 करोड़ रुपए के आसपास के अनुमानित है। अनुमानित इसलिए क्योंकि सरकार अपने अनुसार से एक आंकड़े प्रस्तुत करती कि हम इतना बजट करने जा रहे हैं। अगर उसी को हम प्रीवियस पे ले जाए, प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ये बजट था लगभग 1,47,000 लगभग 300 आई थिंक 446 रुपए के आसपास का, 446 करोड़ रुपए के आसपास का। ठीक, मतलब इस बार के बजट में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 12% की वृद्धि की गई है। तो पहला जो प्रश्न होगा कि छत्तीसगढ़ में GSDP ग्रोथ रेट, बजट ग्रोथ रेट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर
ठीक है, उसका परसेंटेज कितना है तो 12%। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। कोशिश ये है कि इस बजट में सिर्फ हम ज्ञान की बातें ना करें, हमारे ज्ञान की बातें ये है कि उसमें डेटा कौन से इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर कि वहाँ पे बजट में किसको क्या मिला, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लियर रहेगा। ठीक, दूसरी बात है कि जब आप बजट की बात कर रहे हैं तो पूंजीगत व्यय का बढ़ना हमेशा मैं मानता हूँ सकारात्मक है। इससे ये दिखता है कि आपका राज्य एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर कैसे बढ़ रहा है। ठीक, वीडियो लंबा रहेगा, थोड़ा कोशिश करें पेशेंस से बैठने का, ठीक है। अब इसमें कहा आपने कि पूंजीगत व्यय जो है वो 26,341 करोड़ के आसपास पहुंच गया है वर्तमान आंकड़े के अनुसार से। ठीक, अगर इसी की अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय में इस बार जो देखा गया है वो 26,300 लगभग 41 रुपए, मगर विगत वर्ष की बात करें तो ये 22,300 करोड़ रुपए के आसपास था। मतलब मैं इसे अच्छा मानता हूं कि इस बार पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की कोशिश सरकार ने की है, बट कंपैरेटिव बेसिस पर देखें तो इसमें असद बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि 1,47,000 से अगर 1,65,000 रुपये हुआ है, मतलब 18,000 करोड़ रुपए के लगभग आसपास हम लोगों ने अपने टोटल बजट को बढ़ाया है। ठीक, क्योंकि दोनों का अगर कंपैरिजन देखें तो 18,000 के आसपास, मैं नियर बाई की बात कर रहा हूँ, इतना इस बार का बजट बढ़ा है। इस बजट में एक पॉइंट आता है कि दो ही पॉइंट तो है जो इसको विभक्त करता है, एक राजस्व और एक है पूंजीगत। राजस्व में लगभग 15,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, 14 से 15,000 करोड़ रुपए हम लोग, और पूंजीगत में 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाए, लगभग मान के चले 3-4 हज़ार के आसपास, 4 हज़ार के आसपास। तो ये कोई बहुत कह सकते हैंडसम डेटा नहीं हो सकता है। ये तब अच्छा होता जब हम राजस्व को रोक देते और पूंजीगत को लगातार बढ़ाते, तो ये दिखाता है कि हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। ये हम देख सकते थे कि भारत में, याद रखेंगे, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे पूर्ति होते जा रही है। तो 3 डेटा याद रखिएगा, एक तो है कि अनुमानित वृद्धि दर कितना है, दूसरा है कि पूंजीगत में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी किया गया। तो अगर प्रतिशत वाइज देखेंगे तो लगभग 18% का वृद्धि इस बार दिखाया गया है पूंजीगत में। ठीक है, कंपैरेटिव बेसिस पर कह सकते हो, परंतु ये बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। स्लाइड खूब सारे हैं और खूब सारे स्लाइड में हम बातें करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने जा रही है। पिछले वर्ष के अगर बात करें तो विगत वर्ष में टैक्स में कोई चेंजेस नहीं थे। अगर प्रीवियस डेटा की अगर हम बात करेंगे तो एक भी ऐसा कोई नया टैक्स पिछली बार नहीं दिया गया। 2024-25 के आंकड़ों में न्यू टैक्सेशन पॉलिसी का कोई भी मेंशन नहीं किया गया। बट इस बार 25-26 के बजट में लगभग कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने चेंज किया। जैसे ई वे बिल सीमा की बात कही गई, ई वे बिल सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गया, इसको याद रख के चलेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ई वे बिल लगभग 50,000 से बढ़कर वो 1 लाख रुपए पहुंचा दिया गया है। वैट देनदारी, ये अच्छी बात यह है कि 25,000 रुपए तक माफ की गई है। इसमें छोटे जो फुटकर व्यापारी हैं, लगभग छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 ऐसे लोगों को सीधे लाभ मिलेगा इसके माध्यम से। ये 40,000 नंबर्स होंगे ना, याद रखिएगा। स्टैम्प शुल्क को देखेंगे तो अचल संपत्ति लेन देन में स्टैम्प शुल्क को भी हटाया गया है। तो हो सकता है रियल एस्टेट में या अधोसंरचना के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में इसके कारण से बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, थोड़ी जल्दी चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। ठीक, अब इस योजनाओं में सबसे प्रमुख जो बजट का आधार रहा है वो क्या रहा है? सबसे प्रमुख रहा है कृषक उन्नति योजना, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे थे डबलिंग द फार्मर्स इनकम और तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे। ठीक, इसमें भी इस बार कोशिश किया गया है कि कृषक उन्नति योजना लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार दिया गया है, जो अच्छा है। मैं बाद में फिर पूरा समराइज करूंगा कि कौन से सेक्टर को कितना कितना मिला है और उसका कितना आपको फायदा होने वाला है। ठीक, आवास में पीएम आवास के तहत 85,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बार एक और अच्छी बात यह है कि इन 85,000 के अलावा जब आप अपने घर को फिर से उसको ओपनिंग करने की बात करेंगे, इनॉग्रेशन की बात करेंगे, उस इनॉग्रेशन कराने के लिए भी सरकार ने आपको 100 करोड़ रुपए दिया है। मतलब ये सीधा सा बात है कि सरकार का स्पष्ट तो है कि गरीब जो वर्ग है, सरकार की नज़र में गरीब तो दुनिया में सबको ही है जहाँ तक, ठीक है, परंतु गरीब वर्ग जो है सरकार की नज़र में उसकी सीमा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। मतलब गरीबी समाप्त कर दिया, गरीब को समाप्त नहीं करना है, गरीबी समाप्त करने की बात है। ठीक है, और उन्हें भी वो सारी फैसिलिटीज मिले जो एक मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवार कहीं ना कहीं उपभोग कर रहा है। खैर, ये 3 महत्वपूर्ण योजना के इस बार आधार स्तंभ है।
महतारी वंदन योजना, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ का वो महतारी वंदन योजना भारत के अलग अलग राज्यों में एक चुनावी अमली जामा बन चुका है और कहीं ना कहीं फ्रीबीज के आधार बन चुके हैं। खैर, इन सब पर आप बाद में बात कर सकते हैं कभी भी और, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं कि इस बार क्या दिया गया है जो आप लोग के लिए आ सकता है एग्जाम में। एक है नगरोत्थान योजना, परिवहन योजना, गृह समन, इसके बारे में हम अंदर में डेप्थ पढ़ेंगे, हम निश्चित रहे आप, ठीक है। और मोबाइल टावर, जैसे मैंने कहा था मोबाइल टावर के बारे में, हम लोगों ने 1000 से अधिक जो LW क्षेत्र है खासकर हमारे यहाँ, वहाँ पर मोबाइल टावर बनाने की बात कही है। हम परिवहन योजना की बात करेंगे, नगरोत्थान की योजना की बात करेंगे, तो जितने नगर पंचायत नगर पालिका है उन सभी जगहों पर याद रखें रिंग रोड का प्रावधान किया गया है। तीसरा, परिवहन की बात करें तो छोटे मोटे जितने सड़क हैं उन सबको बनाने की बात कही गई, कहीं पर 20 करोड़ रुपए दिया गया, कहीं पर और कुछ दिया गया है। अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था गृह प्रवेश सम्मान योजना, ये गृह प्रवेश सम्मान योजना यही है कि जब आप घर बनाएं तो घर बनाने के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो इनॉग्रेशन लगाते हैं, आप जिसे गृह प्रवेश कहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने अलग से योजना बनाई है। अच्छा या बुरा वो आपके ऊपर है, सोचने के ऊपर, मैं इस पर कोई सिंगल कमेंट नहीं करूंगा, ठीक। इस पर हम बात करेंगे, कुछ अब आंकड़ों पर बात करते हैं जल्दी, कुछ जो आप लोग के काम के हैं, ठीक। चलिए पहला आते हैं आर्थिक विकास का अनुमान क्या रहा है हमारे यहाँ। मैंने बताया था कि GSDP जो है हमारे यहाँ, ठीक, जो करंट प्राइस पे है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे जो हमारी GSDP है उसमें लगभग 12% का वृद्धि किया गया है, ठीक है। सॉरी, आपके GSDP कह रहा हूँ मैं, बजट पर एज इट इज वहां पर देखें, GDP में देखें, हम लोग GSDP में देखें तो GSDP की साइज जो है वो लगभग पिछले बार की अगर हम बात करें तो ये लगभग था 5,12,000 के आसपास, आई थिंक GSDP में पिछली बार के बजट में जो एनालिसिस किए थे 5,12,107 करोड़ रुपए का, जो बढ़ के अनुमानित था 5,67,880 करोड़ रुपए का, ठीक, वो आपको दिख रहा है। बट इस बार बजट में 25-26 में कहा गया है कि हमारी GSDP का साइज, वो हालांकि पहले हिंट कर चुके थे लोग कि इस बार हमारी GSDP का साइज 6 लाख करोड़ से ऊपर का होगा, क्योंकि 2028 तक पिछले बजट का अगर मैं थोड़ा सा ध्यानाकर्षित कराना चाहूँ आपको, तो पिछले बजट में सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम 2028 के बजट में अपनी GSDP को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे। हालांकि कैसे पहुंचाएंगे उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने के विषय में हूं, अभी जो डेटा है वो आप तक डिलीवर करना चाहूँगा, ठीक। तो देखिए अभी 25-26 में पहुंच गया कितना, 6,35,918 करोड़ रुपए। इस पे एक चीज याद रखना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ठीक। तो GSDP प्रतिशत वृद्धि स्पष्ट याद कर लीजिए 12%। मैं इंडिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी करूंगा थोड़ी देर बाद। दूसरी बात, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,47,361 रुपए के आसपास रहा है, 1,47,361 रुपए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये डेटा करीब करीब रहा है। वो बढ़कर आज 1,62,870 मतलब 1,62,870 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इस पे भी क्वेश्चन उठेगा कि आखिर इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया, तो एग्जैक्ट डेटा याद करेंगे 9.37%। मैं 9 यहां पर अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया हूं, बट ये डेटा याद करेंगे कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में 9.37% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग कि कृषि का योगदान किस क्षेत्र में कैसा कैसा है, वो बात की बात है, उसको देख सकते हैं हम लोग चाहे तो, ठीक। अगर हम बात करें 2024-25 के आंकड़ों में तो GSDP ग्रोथ रेट पिछली बार लगभग 6.56% था, इस बार वो बढ़ के ज्यादा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्या क्या इस बार आंकड़े आए हुए हैं, इस आंकड़े को थोड़ा सा हम एनालिसिस फॉर्म में चलते हैं और इसको 1 to 1 देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आंकड़े हमारे पास इस बार प्रस्तुत हुए हैं। जैसे भी मैंने बताया आपको, टोटल अगर आप बात करें, जो हमारे आय की बात करें, राजस्व प्राप्तियां, ठीक, राजस्व प्राप्तियां इस बार है हमारे यहां लगभग 1,25,900 करोड़ रुपए 2024-25 में था। 2024-25 में दोनों आंकड़े लेके चलता हूं जिससे आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे कंपेयर करना है। 1,25,900 करोड़ रुपए ये राजस्व का है, ये राजस्व नहीं, टोटल राजस्व की बात कर रहा हूं, इसको अभी छोड़िए आप, ये ऊपर का पॉइंट को हटा दीजिए,
ये कुल राजस्व में है। 2025-26 में ये आंकड़े बढ़कर हो जाते हैं आपके 1,41,000 करोड़ रुपए, अर्थात विगत वर्ष की तुलना में राजस्व आय में प्राप्तियां में लगभग सरकार को 12% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा इसको। और जब मैंने बताया आपको कि जब आप आय की बात करते हैं तो आय आपके 4 तरीके से होंगे, ठीक। एक तो होगा स्वयं का राजस्व, स्वयं का राजस्व, राजस्व में कर राजस्व कह लेंगे, चलिए। एक होगा केंद्रीय कर का हिस्सा, केंद्रीय कर। तीसरा होता है आपका, याद रखेंगे, केंद्रीय अनुदान, केंद्रीय अनुदान। और चौथा होता है राज्य का गैर कर राजस्व। ये 4 भागों में हम बांट के चलते हैं आय को, ठीक। तो राज्य का टोटल जो राजस्व हुआ है इस बार, चाहे वो किसी भी आधार पर देखें, तो लगभग राज्य का आय हुआ है, राजस्व आय ना, वो है 68,000। पिछली बार था 68,400, इस बार हो गया 76,000। मतलब एक और क्वेश्चन उठेगा, राज्य के राजस्व में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो वो याद रखिएगा आप 11%। देखिए टोटल राजस्व प्राप्तियों में 12%, डेटा याद नहीं करना है आपको, सिर्फ परसेंटेज याद रखना है, ठीक। राज्य के राजस्व में 11%, ठीक है। वहीं पर बात करें केंद्रीय प्राप्तियों में लगभग इस बार 13% का वृद्धि किया गया है। मतलब इस डबल इंजन की सरकार बार बार कहीं जा रही थी, वो कहीं ना कहीं आपको मुझे लगता है परिलक्षित होते हुए दिख रहा है। केंद्र ने इस बार 13% हमें बजट, जो केंद्रीय जो अलॉटमेंट है उसमें प्राप्तियां जो है हमें बढ़ाई है, लगभग 13% के आसपास। और पूंजीगत प्राप्तियां की अगर हम बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां इस बार लगभग 26,341 करोड़ के आसपास अनुमानित है, जो हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले देखा पूंजीगत प्राप्तियों में, ठीक। तो इन पूंजीगत, ये व्यय की बात नहीं कर रहा, मैं प्राप्तियों की बात कर रहा हूं। पूंजीगत प्राप्तियों की अगर बात करें तो लगभग हमारे यहाँ पूंजीगत प्राप्तियां इस बार हुई है 24,100, और ये इस बार बढ़ा है लगभग हमारे यहाँ 12% के आसपास। तो मैं एक अलग से आंकड़े लिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट मिनट, जो आपको पढ़ना है इस बार। चलिए एक एक करके जो बिंदुवार चीज़ों को लिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां पहला चीज, ठीक। दूसरा आपको याद करना है कुल प्राप्तियां। इसको चाहे तो हम अपने उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक और एक, इस तरीके से। इसके लिए आपको आसान हो जाएगा। और एक है आपका पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। अब इसको इस तरीके से समझिएगा कि अगर पूंजीगत और राजस्व दोनों को जोड़ दिया जाए, पूंजीगत और राजस्व दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके आंकड़े लगभग आपके सामने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप देखें टोटल कुल प्राप्तियों की संख्या में, तो राजस्व प्राप्तियां जो है राज्य का राजस्व और केंद्र दोनों को मिलाकर, तो लगभग मान के चलिए 76,000 धन 65,000 जो इस बार मिले हैं। और अगर आप पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 24,100 के आसपास मिले हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग आंकड़ा होता है हमारा 1,65,100 करोड़ रुपए के आसपास का। ये कुल प्राप्तियां है हमारे यहाँ, ठीक। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आपके यहाँ ये वाला जो पैसा क्या चीज का है, ये क्या चीज का और ये क्या चीज का, ये तो क्लियर दिख गया, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक। ये जो है राज्य का प्राप्त पैसा है, किसका है, राज्य। और ये किसका है, केंद्र। और ये क्या है, कुल। और ये है आपका पूंजीगत। 4 क्वेश्चन उठेंगे इसमें से कि राज्य में इस बार राजस्व का प्रतिशत कितना बढ़ा, केंद्र में कितना बढ़ा, पूंजीगत में कितना बढ़ा और ओवरऑल प्राप्तियां कितनी बढ़ी, ठीक। तो इसमें अगर आप देखें, एक एक करके पॉइंट में समझाऊं आपको, तो राजस्व प्राप्तियों में कुल जो है, जो 1,41,000 के आसपास होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 12% के आसपास बढ़ा है कुल राजस्व प्राप्तियों में। अगर आप राज्य के राजस्व की बात करें तो लगभग 11% के आसपास बढ़ा है। केंद्र से पैसा जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें 13%, और पूंजीगत में अगर आप बात करें तो 12%, और ओवरऑल अगर बात करें कुल प्राप्तियों में बात करें तब भी ये लगभग 12% के आसपास है। तो 11-12 आप याद करके चलिएगा, ठीक है।
11 वाले 1 हैं, 12 वाले 3 हैं और 13 वाले 1 हैं। ठीक, क्लियर रहेगा। ओवरऑल देखें तो केंद्र 13% बढ़ाएगा, ठीक, राज्य 11% बढ़ाएगा, वहीं पर पूंजीगत भी 12% बढ़ेगा, ठीक, दोनों को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां भी 12% बढ़ेंगी और कुल प्राप्तियां भी आपकी 12% के आसपास बढ़ेंगी। ठीक, ये तो एक और बात हो गई डेटा को लेकर। डेटा पे हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी बजट को थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं राजस्व अधिशेष या राजकोषीय घाटा कितना है। ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। राजकोषीय घाटा इसलिए भी क्योंकि बार बार ये सुनने में आता है कि सरकार की कुल घाटे कितने परसेंट है। जैसे अभी वर्तमान में आपकी जीएसडीपी का कुल 18% आपके यहाँ घाटे में है, जो विगत बजट में प्रस्तुत किया गया था। इस बार क्या है उसको भी देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा पिछली बार लगभग 2.9% के पास अनुमानित था। पिछली बार 2.9, ये कम होकर 2, ज्यादा होकर 2.97 तक पहुंच गया। मतलब ये क्लियर है कि राज्य सरकार ऋण लेने की क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। अच्छा है या बुरा इसलिए नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट फेज में होते हैं, जब आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको राजस्व के रूप में अलग अलग कर लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप याद रखेंगे इस बार कि छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा लगभग 2.97% के आसपास है। ठीक, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़े मतलब आपके रुपये की बात करूं, तो इस बार जो रुपया है मतलब राजकोषीय घाटा का, वो है 22,900 करोड़ रुपए। पिछली बार था ये 19,600 आई थिंक 696 रुपए, 96 करोड़ रुपए। ये बढ़ के अब थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो ये बहुत कह सकते हो पैनिक करने वाला मोमेंट नहीं है, वो एक जनरल प्रोसेस है जिसकी वजह से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलेंगे हम लोग। और इस बार क्या क्या चीजें हुई हैं मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मूल घोषणाओं में मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए थे। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अन्य प्रावधान में सिकल सेल स्क्रीनिंग, महानदी लिंकेज, ठीक है, ये बात की बात है। चलिए अब आते हैं हम लोग जिसकी बात लगातार की जा रही थी, और वो है आपका गति। और गति में सबसे बड़ा नाम है इस बार गुड गवर्नेंस को लेकर। और गुड गवर्नेंस में सरकार ने इस बार क्या किया है वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और योजनाओं में मूल आधार क्या क्या बने वो भी देख लेते हैं। चलिए, इस बार के गुड गवर्नेंस में स्मार्ट गवर्नेंस की बात माननीय चौधरी जी ने बार बार अपने भाषण में रखी है। गुड गवर्नेंस क्यों कहा है, किस तरीके से गुड गवर्नेंस लाएंगे, वो बात की बात है। पहले इसमें सबसे पहला बात इन्होंने कहा कि सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम अगली पीढ़ी के लिए ऐसा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन कर रहे हैं। मतलब यह है कि जीरो करप्शन, 100% ट्रांसपेरेंसी, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का जो सोच है वो कहीं ना कहीं आ रखेंगे। भूतपूर्व आईएएस और वर्तमान के वित्त मंत्री ने अपनी यूपीएससी के ज्ञान और अपने राजनीति की पहचान दोनों को मिक्स करके वहां पर परोसा है। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हाँ, इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है वो बात की बात होगी। ट्रांसपेरेंसी तो तब पता चलता है जब हम राजस्व के किसी एकाध कार्यालय जाते हैं, चाहे वो पटवारी ऑफिस हो चाहे तहसीलदार ऑफिस हो, तब वहां पे वास्तविक पारदर्शिता पता चलती है। यहां बैठकर पारदर्शिता बोलना बहुत आसान बात है। ठीक, तो इनमें इन्होंने कुछ पॉइंट रखा है, और वो है याद रखेंगे उद्यमिता केंद्र को लेकर। अच्छा, पहला उद्यमिता केंद्र, परंतु कितना उद्यमिता केंद्र बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी बात अभी सरकार ने बहुत स्पष्ट नहीं कही है। अब इसमें अगर हम बात करें इसी के तहत में, तो एक पॉइंट इसमें कहा है उन्होंने, आईईएम और आईआईटी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप प्रोग्राम लाएंगे। चलिए अब एक एक करके सारे जो घोषणाएं हैं उनका थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं और प्रीवियस बजट से जोड़ने की कोशिश करता हूं। सरकार ने कहा कि हम आईआईटी और आईआईएम के साथ मिलकर हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम लाएंगे, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम। चलो CMFL लाने की कोशिश है। मगर विगत बजट में क्या हुआ सर कि जब आपने 2024-25 में एक बजट का कहा था कि हम फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम लाने की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चों को विदेश में शिक्षा देने के लिए और वहां की तकनीकों को सीखने के लिए यहां से बच्चे विदेश जाएंगे पढ़ने और फिर वापस आएंगे।
एक भी बच्चे यहाँ तक नहीं गए हैं। विगत बजट का आपका आधार है, ठीक। तो कब तक ये फेलोशिप ये वो करते रहेंगे हम लोग? जो लाया गया है उसे इंप्लीमेंट करना हमारी सरकार का पहला धर्म होना चाहिए। तो पहला काउंटर यह होता है आपका कि विगत बजट से नए बजट में आपने फेलोशिप को चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ नया, ठीक। दूसरी बात इसी में और हम चलते हैं, ठीक, वो है जेम ऑनलाइन पोर्टल की बात है, GEM ऑनलाइन पोर्टल। जेम पोर्टल को लेकर इसलिए मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि आपकी सरकार के बनने के 12-15 महीने बाद आपके व्यापम का वेबसाइट बन पाया। यह भी एक बड़ा हास्य का विषय रहा है कि आपके राज्य की, हमारे राज्य की सबसे बड़ी जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है उसका खुद का एक एप्लीकेशन वेबसाइट नहीं था, उसके पोर्टल नहीं थे, और हम जैम की बात कर रहे हैं। खैर उम्मीद करते हैं ऐसे जैम भारत में आए, छत्तीसगढ़ में आए, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अचल संपत्ति बिक्री का खरीदी का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण होगा। चलिए, आपने कहा कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का आप कहना चाहते हैं कि फेसलेस और पेपरलेस हम बात करना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में राजस्व के कितने प्रकरण हैं और कितने प्रकरण का निराकरण हुआ है ये तो आप क्लियर कर दीजिए पहले। आप ही के याद रखेंगे सदस्य ने वहां पे क्वेश्चन उठाया पिछले कुछ दिनों पहले, फिर भी कोई स्पष्ट इसका जवाब नहीं था। आज भी राजस्व का पूरा मामला कहीं ना कहीं याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ बंद फाइलों में दबा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि हम भूया प्रोग्राम लाए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमने ई पोर्टल की बात कही, कुछ भी नहीं हो पाया। हमने ई डॉक्यूमेंटेशन की बात कही, कुछ भी नहीं हो पाया। जब बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई औचित्य मेरे अनुसार से नहीं दिखता है। दूसरी बात, अटल निगरानी पोर्टल की बात आपने कही है, ठीक। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, ये हो सकता है कि एक सराहनीय पहल हो सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक। उसके बाद ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली की बात कही है और खनिज ऑनलाइन 2.0 को उन्नयन किया है। पिछले बार भी खनिज को लेकर ऑनलाइन पोर्टल की बात की जा रही थी, 2016 से इसकी चर्चाएं हो रही थी। कितने खनिज के आज तक ऑनलाइन पोर्टल में जुड़ चुके हैं, कितने ई नीलामी होनी शुरू हो चुकी है, ये अपने आप में बड़ा विषय है, ठीक। तो ऐसे में गुड गवर्नेंस को लाना अपने आप में चैलेंजेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने हर्डल्स गवर्नमेंट के पास पहले से पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं तकनीकी पहल में क्या करने जा रही है। तकनीकी पहल में अदालतों का जितनी भी जुडिशियल फॉर्म है हमारे यहाँ, उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, अच्छी बात है अगर कंप्यूटराइजेशन हो तो भारत में इतने जो दबे हुए फाइल हैं उनका निराकरण जल्दी हो और लोगों को राहत मिले, सरकार की यही नीति होगी ऐसा हम विश्वास करते हैं। डायल 100 और 112 के लिए 125 करोड़ रुपए, जब एक नंबर सबोबर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था तो नए अलग से पॉलिसी लाने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता है। ई धरती योजना, ई भूया और ई धरती कई सालों से बस चल रही है, ठीक। आप लोग याद करते चलिएगा, मैं थोड़ा क्रिटिसाइज करके ही चलूंगा क्योंकि कुछ चीजें को आपको बताते हुए चलूंगा जिससे आपको थोड़ा आसान हो याद करने में, ठीक। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की। 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्नयन किया जाएगा। बहुत अच्छा पहल है। मुझे लगता है कि जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम स्टैंड अप इंडिया की बात कर रहे हैं, इतना जब कह रहे हैं तो ITI, पॉलिटेक्निक या जितने भी आपके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, इसको दुरुस्त करना सरकार का सबसे बड़ा कर्म और धर्म होना चाहिए। उसको लेकर 50 करोड़ रुपए जो दिया गया है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, ठीक। दूसरा है CSVTU को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये भी एक अच्छा पहल मान सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि CSVTU को लेकर लगातार विवाद समय समय पर आते रहे हैं अभी तक। अब बात करते हैं ITI के उन्नयन कर। ITI को लेकर भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मुझे लगता है सराहनीय कदम है, ठीक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं करके, ठीक। और सरकार ने इनके लिए भी क्या किया है वो भी बहुत जरूरी है जानना, ठीक। हम स्वास्थ्य कल्याण की जब बात करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य कल्याण पर आते हैं। स्वास्थ्य कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए इस बार सरकार ने 1850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अच्छा पहल है, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्यगत समस्याएं छत्तीसगढ़ खासकर जो आंतरिक इलाके हैं वहां पे आज भी सबसे बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। ना सिर्फ वहां, इवन दो शहरी क्षेत्रों में याद रखेंगे
निजी जो क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अनियमितताएं और अनियमितताओं के साथ साथ कोई प्रॉपर रेगुलेशन बॉडी ना होने के कारण से जो एक वसूली कह सकते हो प्रकार से वो चल रही है, तो सरकार अगर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं लाए तो शहरों और ग्रामीणों दोनों को ही फायदा होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ठीक, तो इसके लिए लगभग इस बार दिया गया है 1,850 करोड़ रुपए। दूसरा है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, 1500 करोड़ रुपए इस बार अलॉटमेंट है, यह भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। तीसरा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगभग 132 करोड़ रुपए का प्रावधान है और एक शानदार पहल सरकार ने की है कि अब बस्तर में एक और मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ आने वाला है। डीएमएफ फंड के आधार पर दंतेवाड़ा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना एक शानदार और सराहनीय पहल है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते इसी में, वो है आईवीएफ केंद्र की स्थापना रायपुर में की जा रही है, वो भी अच्छी बात है। ठीक, और भीमराव मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके भी कार्डियक संस्थान को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि वो कार्डियक संस्थान और कैंसर दोनों काफ़ी मुझे लगता है श्रेष्ठतम स्थिति पर वहाँ पर कार्यरत है, उसको अधिक से अधिक बजट देने की आवश्यकता तो थी, बिल्कुल सही है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। महिला सशक्तिकरण में लखपति महिला, वो पिछले बार भी एक चर्चा का विषय था कि लखपति दीदी, ये पॉइंट बार बार आ रहा था, और लखपति दीदी को लेकर भी इस बार जो बात कही गई है उस पर भी हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। चलिए, ठीक, दूसरा बात उन्होंने कहा है मातारी बंधन योजना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1,500 करोड़ रुपए। पिछले बार के बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए यूथ हॉस्टल की बात कही गई थी, फिर से वो रिपीट हुआ है इस बार, और लगभग 133 करोड़ के साथ हॉस्टल बनाने की बात कही गई है। दूसरी बात NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की नींव है ऐसा मुझे लगता है, वहां पर भी 800 करोड़ रुपए का दिया गया है। ठीक, तमाम बातें अलग अलग हुई है। एक इसमें अच्छा बात एक नया आया है, वो है सरस्वती साइकिल वितरण। हालांकि नाम परिवर्तित कर दिया गया है और नाम कर दिया गया है कोई ऐसा योजना के नाम पर नहीं दिया गया, कह दिया हाई स्कूल की लड़कियों को साइकिल वितरण के लिए योजना 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक, एक नया पॉइंट और आया है, 1098 को नाम से एक योजना थी हमारे यहाँ, वह सखी योजना। तत्कालीन महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री जो थी आई थिंक मेनका गांधी जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, और उसी सखी को लेकर, वन स्टॉप सेंटर को लेकर सरकार इस बार फिर से 20 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, जनजातीय विकास को लेकर। लगातार सरकार 2026 तक, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रही है। आज भी छत्तीसगढ़ के सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, पूर्ण पश्चिमी कांकेर और थोड़े बहुत एरिया में अगर देखा जाए तो वो है आपका दंतेवाड़ा। ठीक, ये इतने एरिया कहीं ना कहीं आज भी LWA से कंप्लीट इन्फ्लुएंस है। ऐसे में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ नक्सलवाद का खात्मा जो है संघर्ष, दबाव और विकास की नीति पर होगा। बंदूक के आधार पर भी नहीं हो सकता, सिर्फ विकास के आधार पर भी नहीं हो सकता, और सिर्फ दबाव के आधार पर भी नहीं हो सकता। जनचेतना ही इसका अंतिम उपाय है, और इसी उपाय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ अच्छी बातें इस बार रखी जो आपको याद करना चाहिए। ठीक, पहला इन्होंने जो पिछली बार की अगर बजट में अगर आप बात करें, आई मीन जनजातीय गौरव दिवस के समय अगर आप देखें तो सरकार ने जितने भी गुनिया, गायता, सिरहा, पेरमा लोग हैं उन लोग को एक पेंशन देने की बात कही थी, मगर अभी कितना उसमें पैसा गया है नहीं गया है वो तो हमारे पेरमा और गायता ही बता पाएंगे, हम यहाँ बैठ के नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो इस बार सरकार ने क्या किया है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाकर कि एक पॉइंट रखा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। चलिए एक अच्छी बात है। ठीक है, धरती आबा का नाम इसलिए बार बार आ रहा है कि इस बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर हम लोगों ने, याद रखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भी किया था। ठीक, तो इस बार याद रखेंगे, इसके लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बार। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित जिलों को तो 120 करोड़ रुपए जाएगा। ठीक है ना, केंद्र सरकार भी लगातार इस बजट देती है। इस बार शायद केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए सरप्लस बजट दिया है। ठीक है, जनजातीय नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें
बस्तर ओलंपिक की बात इस बार फिर से बजट में की गई है। हालांकि बस्तर ओलंपिक में कितना करोड़ जाएगा वो हालांकि सरकार ने बहुत क्लियर नहीं किया है, बट बस्तर ओलंपिक का जिस तरीके से रुझान देखा है सरकार ने, उसके आधार पर इसको और भी बेहतर तरीके से करने की बात की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जसपुर में पर्यटक और पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले से चल ही रहा है। सरकार ने अलग अलग मौकों पर इसकी घोषणाएं की भी थी। एक बढ़िया पॉइंट आया है वो है होम स्टे को लेकर। होम स्टे छत्तीसगढ़ में जब ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, इको टूरिज्म, स्वदेश दर्शन, राम वनगमन पथ, प्रसाद स्कीम, ये जब तमाम योजनाएं चल रही थी तो उन योजनाओं के बीच में सरकार ने बहुत स्पष्ट से याद रखेंगे, सरकार नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बहुत खूबसूरती के साथ याद रखेंगे टूरिस्ट गाइड सेंटर और यूथ डॉर्मेट्री जैसा एक शब्द, हालांकि मैं यूथ डॉर्मेट्री इसलिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि यूथ डॉर्मेट्री ना करके मैं उसे कैंपेन करना, कैंप लगाना, ठीक है, टेंट लगाना, होम स्टे करना, वो यहाँ पे ट्रेंड में आ चुका है। जैसे हमारे यहाँ लोहंडीगुड़ा है, तीर्था है, या हम बात करें मिचनार करके एरिया है, ठीक है, नीलसनार है, या हमारे यहाँ का इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया है, धुरवा डेरा है, तमाम जगहों पर देखें तो होम स्टे की पॉलिसी आ गई है। हालांकि सरकार ने इसको एक बजट देकर इसके कह सकते हो कि उन्नयन में एक नया विचार प्रस्तुत किया है। खैर, तो जनजातीय विकास को लेकर भी सरकार की अपनी अच्छी पहल हो सकती है इस बार, ठीक। मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला भी जनजातीय क्षेत्र में लाने की बात इस बार सरकार कर रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं कि और क्या क्या चीजें विशेष रूप से है, ठीक। ग्राम सड़क योजना को लेकर ये डेटा मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब वित्तीय आवंटन पर देखते हैं, एक एक करके बातें रखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे वित्तीय आवंटन पर इस बार प्रस्तुत की जाएंगी और क्या हमें मिलने वाला है। ऊर्जा विभाग पर भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है। चलिए, बजट के आकार को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी कुछ देर पहले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब मैं क्या क्या पॉइंट्स और आ पाएंगे वो भी एक एक करके हम देखते जाते हैं, ठीक। चलिए, ये पिछले बार का डेटा था ऋण और राजकोषीय घाटा को लेकर। राजकोषीय घाटा हमारे टोटल जीएसडीपी में लगभग 18% के आसपास वेरी कर रहा था। पिछली बार 2.9 था, इस बार 2.97 है, बस इतना याद रख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय भी इस बार बढ़ चुकी है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि नवीन दृष्टिकोण हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं। विजन 47 को लेकर क्या बातें हैं। इस बार भी सरकार ने 10 पिलर की बात कही है, और 10 पिलर क्या है मैं पिछली बार भी चर्चा कर चुका था जब ज्ञान की बातें में आई थी तब। अब आते हैं सुशासन और उद्यमिता की बात, ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हाँ, एक बड़ा पॉइंट है, 5 शक्तिपीठ की बात इस बार सरकार करने जा रही है। तो शक्तिपीठ में किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ाएंगे, किस तरीके से इको टूरिज्म बढ़ेगा, वो देखने योग्य होगा। अब एक पॉइंट आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्थानीय भाषा को लेकर। अब स्थानीय भाषा को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार की बजट में सरकार ने घोषणा की थी, इसको मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा आपको, और सरकार ने कहा था छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन किया जाएगा। मैं इसी में इस चीज को लाऊंगा, छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद। अब इस बार नया नियम आ गया, अब इस बार कह रहे हैं कि स्थानीय संस्कृति और भाषा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यह छत्तीसगढ़ की अनूठी पहचान को संरक्षण रखने में मदद करता है। तो आपके ज्ञान को मापते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में 162 भाषा बोली थी, आज लगभग 69 भाषा बोली विलुप्त हो चुकी है। 93 के आसपास हम जिंदा हैं, और उससे 93 में भी अगर बात करें, ठीक, तो कई ऐसी भाषा बोली सिर्फ और सिर्फ किताबों तक रह गई है। बात रही आपके व्याकरण की, तो 1,60,00,000 से 1,90,00,000 लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग छत्तीसगढ़ में रहकर करते हैं, परंतु आज भी छत्तीसगढ़ी को एक भाषा का आधार नहीं मिला है।
8वीं अनुसूची में आज तक स्थान नहीं मिल पाया। राजभाषा आयोग बने, तमाम चीजें बनाए। आप लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि गोंडी की जो शब्दावली है उसको हिंदी और छत्तीसगढ़ी के तर्ज पे हम क्या करेंगे, खोजेंगे। गोंडी का तो अता पता नहीं है, एक पॉइंट पे लिख दिया हमने कि स्थानीय भाषा बोली का हम बढ़ोतरी देंगे। कैसे देंगे पता नहीं, व्याकरण क्या है पता नहीं, ठीक, मतलब कोई उसके परिसर है क्या पता नहीं, बस ये है कि हम करेंगे। तो जो है उसको बचा लेते हैं और जो बाद में रहेगा उसकी बात बाद में देखते रहेंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो ये इसलिए भी कहने की जरूरत है क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए पिछली बार सरकार ने इस पर अलॉट किया था, उस 2.5 करोड़ का क्या हुआ वही समझेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इको टूरिज्म को लेकर। इको टूरिज्म वहां के लोकल पीपीपी मॉडल पे ज्यादा सक्सेसफुल है जो कर रहे हैं वहां के ग्रामीण। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, युवाओं के लिए अवसर। ठीक, युवाओं के लिए अवसर के नाम पर इस बार पीडब्ल्यूडी में 600 इंजीनियर के लिए वित्तीय प्रावधान दे दिया गया है, परंतु अन्य जो रोजगार है उसकी दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं हुए हैं। क्या पद आएंगे वो सब काल के गाल में विलुप्त हो चुका है। दूसरी बात, हाँ पद आए, जैसे आज ही आप एक एडीआई का पेपर आ गया, किसी को पता ही नहीं चला, 30 पद आ गए एडीआई के, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के। ठीक है, खैर ये तमाम चीजें हो सकता है कि राजनीति के इर्द गिर्द घूमती हो, हम उस पर नहीं जा सकते, उसमें कटाक्ष और बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परंतु कोई नए पद के सृजन की बात नहीं की गई। इसलिए मैं कह रहा हूं 33,000 शिक्षकों की भर्ती का बात किया गया था और हाल फिलहाल में लगभग 2900 बच्चे जो बीएड धारी थे उन लोगों को उनके 1 साल 1.5 साल के बाद उनको निकाल दिया गया। कई की ईएमआई चल रही, कई के अलग अलग आधार चल रहे हैं, परंतु नए घोषणाओं का ना होना उन लोगों के लिए अगले 1 साल तक कहीं ना कहीं एक काला अनुभव या काला अध्याय के रूप में जुड़ने जा रहा है। ये मुझे लगता है सरकार को बजट के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि उन बच्चों का भविष्य को लेकर क्या करना है, या तो हाँ या तो ना। क्योंकि देखो जब आवश्यकताएं पड़ेंगी वो आविष्कार कर लेंगे। अपनी स्थिति पे निकाले थे एग्जाम तो दूसरे एग्जाम भी निकाल लेंगे, परंतु सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि बार बार ये कह देना कि जुडिशियरी का फॉर्म है, तो जुडिशियरी तो 2021 के मामलों को भी कहा है, कई मामलों पे कई विवाद पर चार्जशीट तो 16 और 18 बच्चों के लगे हैं ना, सबके तो नहीं लगे हैं। तो जिनके नहीं लगे हैं ठीक है उनको ज्वाइनिंग दे दो, और नहीं दे सकते हैं तो वो सबके सबको एक बार फिर से याद है कि नार्को टेस्ट करवा दो। कब तक सीबीआई के आधार पर 2021 के रिजल्ट को हम 2031 तक खींचेंगे, ये भी एक विषय है और इस पर बजट पे बात रखनी चाहिए थी। ठीक, चलिए खैर युवा रत्न सम्मान की बात कही गई है। ठीक है, तो युवा रत्न सम्मान को लेकर क्या आधार होगा ये भी एक विषय होगा। चलिए, खेल प्रोत्साहन, पिछले बार भी खेल के कई स्टेडियम लाने की बात कही गई थी। स्टेडियम का तो अभी तक कोई धरातलीय स्थिति पर कोई विशेष अनुभव नहीं दिखा है मुझे। ठीक, अब बात करते हैं कि संस्कृति और प्रौद्योगिकी का संगम इस बार जो देखा गया है, मतलब पिछले वाले सरकार बजट में, और उन्हें पिछले बजट में कहा था कि एस्ट्रो पार्क खुलेगा, इवन खगोल पार्क सूरजपुर में, इसके लेकर भी लगभग 2 करोड़ रुपये आवंटित था। संगीत महाविद्यालय के लिए नवा रायपुर की बात कही गई थी। साइंस सिटी 34.9 करोड़ के साथ लाने की बात कही थी। ठीक है, ये तमाम जो मुद्दे थे वो शायद छुप गए हैं, ये या तो बंद हो जाए या तो फिर बना दिए जाए, दोनों ही एक ऑप्शन है। क्योंकि हम बार बार बजट अलॉट कर रहे हैं परंतु उसकी स्थिति कुछ नहीं हो पा रही। जैसे हमने पिछली बार लाइट मेट्रो लाया, इस बार मेट्रो ले आया, पहले लाइट मेट्रो में 1 करोड़ दिया, इस बार हमने 5 करोड़ दिया। सर्वे कब तक कराएंगे, क्योंकि जनता का पैसा ना, टैक्स का पैसा है, हर व्यक्ति किसी न किसी आधार पर टैक्स दे रहा है। हाँ, टैक्स से याद आया कि पेट्रोल में जरूर 1 रुपये कमी हुई है। ठीक है, वो बहुत बड़ा राहत सरकार ने इस बार दिया है। ठीक है, खैर चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, निवेश और विकास को लेकर। निवेश और विकास में पीपीपी मॉडल की बात कही है, स्टार्टअप समिट की बात कही, निवेश छत्तीसगढ़ की बात कही है। बहुत अच्छी बात है, पिछले बार भी यही चीज था, इस बार भी यही है। निवेश में आखिर स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कितने बने, कितने इंजीनियरिंग के बच्चे या एमएससी के बच्चे या बीएससी के बच्चे या पीएचडी बच्चे, कितने लोगों ने इनिशिएट किया, क्या वो ब्रीफकेस कंपनी बनकर रह गई। जिस तरीके से बाकी चीजों को प्रचारित प्रसारित किया जाता है, सरकार और हमारा सबका दायित्व है कि हम स्टार्टअप को, स्टैंड अप इंडिया को या छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पॉलिसी को हम लोगों तक पहुंचाए। ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, हमारा भी विजन है।
ठीक है। खैर चलिए, क्योंकि सबके सबको नौकरी मिल जाए संभव भी नहीं है, बात सही है, ठीक है, परंतु सबके सब बेरोजगार रहे तो अच्छा नहीं है ना, किसी ने रोजगार तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कनेक्टिविटी और संरक्षण को लेकर। पिछली बार और अभी दोनों में देख लेते हैं, पीएम वानी की बात कही गई थी पिछले बार पे बजट में। पीएम वानी वो था जिसमें हम वाईफाई विलेज प्रोवाइड, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे गांव में, ठीक है। हालांकि वो कितनी बेहतर हुई अभी कुछ बोलना गलत होगा। लेमरू रिजर्व प्रोजेक्ट को लेकर बातें हुई थी, हालांकि लेमरू तो छोड़िए, वो कोरबा से याद रखेंगे अच्छा खासा जो माइंस है वो माइंस याद रखेंगे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है आज के समय। विदेशी विनिमय कार्यक्रम मैंने कुछ देर पहले कहा था फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर, हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट सरकार के द्वारा नहीं हुई। हाँ, सुगबुगाहट ये हुई कि हमने फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में सोचा था कि छत्तीसगढ़ के बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे और विदेश के बच्चे छत्तीसगढ़ में आके पढ़ेंगे, पढ़े भी आए, कुछ यूनिवर्सिटीज में बाहर के बच्चे आए भी, अफ्रीका और पता नहीं कहाँ के, पता चला वो स्कैम करने के लिए बैठे और एक म्यूल खाता जैसा एक नया शब्द हम लोगों ने सुनना शुरू किया। अब म्यूल खाता वो पढ़ने वाले बच्चे, कोई XYZ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे वो म्यूल खाता करके याद रखेंगे यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल करप्शन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को लाने के पहले बहुत ट्रांसपेरेंट चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि एक यूथ है, ये यूथ या तो बन जाएगा या तो बिगड़ जाएगा। अब बिगड़ेगा तो हमारे हमारे समाज का, हमारे छत्तीसगढ़ का ही नुकसान होना है इनडायरेक्टली। खैर चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और कुछ अंश हम लोग और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इस सुशासन पर। चलिए, एक शब्द सरकार ने कहा है इस बार फिर कि छत्तीसगढ़ में 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है। यह राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों राज्यों को बिजली आपूर्ति कर दे। इसमें एक पॉइंट सर ने कहा था, माननीय वित्त मंत्री जी ने, कि हम सरप्लस स्टेट हैं। सरप्लस स्टेट का तबका हम छोड़ चुके हैं, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सरप्लस स्टेट हम तब बनेंगे जब हमारी सीएसईबी के पास इतना पोटेंशियल हो कि वो अपने राज्य की बिजली उपभोक्ताओं को अपने से उत्पादित करके उसे सक्षम कर पाए। तो शायद मुझे लगता है कि फिलहाल तो हम जीरो पावर कट और सरप्लस स्टेट नहीं। हाँ, एक अच्छा पॉइंट है कि 18,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर हम पहुंच चुके हैं, परंतु इस 18,000 मेगावाट में कितने नॉन कन्वेंशनल है और कितने कन्वेंशनल है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो ग्रीन एनर्जी को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कितने सोलर पावर प्लांट लगे, कितने विंड पावर प्लांट लगे अगर पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है, कितने बायोमास बने, कितने गैसो हॉल बने और तमाम प्रकार के जो हरित ऊर्जा है उसका हमारे यहाँ क्या योगदान रहा है। ठीक, ये भी एक विचार हो सकता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी आयोग, ठीक है, विजन 47 के तहत राज्य के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना बना रहा है। खैर देखते हैं, ठीक है, 10 सूत्री कार्यक्रम की बात कही उन्होंने, ठीक है। अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था और डिजिटल गवर्नेंस की बात भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक। युवा रोजगार और कौशल विकास, ये आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विषय है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं पूरे भारत का विषय है। जब कोई प्राइवेट सेक्टर का टाइकून ये कहता है कि भारत में मुझे इतने बच्चे भी, मैं डेटा और नाम नहीं लूँगा, वो स्किल्ड नहीं मिलते कि मैं अपने आईटी सेक्टर में उन्हें रख पाऊँ, तो ये सिर्फ बच्चों का ही नहीं, उन शिक्षकों का, उस कॉलेज का, उस व्यवस्था का, उस प्रशासन का, उस सरकार का, सबका दोष है। क्योंकि उस बच्चे को क्या है, बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो गुणवत्ता देखनी होगी, क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में जब आपके पास क्वालिटी होगा। क्वालिटी नहीं होगा तो रोजगार नहीं देगा कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। आप अपने घर में भी काम करने के लिए किसी को रखते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो आप निकाल देते हैं। एज इट इज प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट में वो अलग बात है, ठीक है। खैर छोड़िए, ठीक है। कौशल विकास के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। हम VTP लाइव वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्रीफकेस बन के रह गया है। हम लोगों ने याद रखेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, कितने लोग रोजगार पाए उससे, ठीक है। रोजगार का मतलब ये नहीं कि हम जाके किसी मॉल में उनको अपॉइंट करवा दिए या मॉल में उनको जॉब दिला दिए, वो ऐसे ही मिल जाएगा। किसी मॉल में काम करने के लिए 8-10 हज़ार 12 हज़ार का काम उनको ऐसे ही मिल जाएगा, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हम लोगों ने कितने को उनकी जिंदगी बदली, ये महत्वपूर्ण चीज है। युवा रोजगार पर बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कितनी वैकेंसीज निकाली जो डायरेक्ट वैकेंसी है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है,
ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है, और स्टार्टअप के लिए भी 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ठीक। दूसरा है नालंदा योजना, 17 शहरों में नालंदा के तर्ज पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पिछले बार में 22 नालंदा था, इस बार 17 नालंदा हो चुका है, ठीक है। नालंदा के तर्ज पर मुझे लगता है कि ठीक है, मगर उसमें भी रेगुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि नालंदा चिल्लाने भर से नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसीज आनी चाहिए, वैकेंसीज के साथ साथ वैसा उनको एम्बियंस मिलना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सिर्फ याद रखिए सोशल मीडिया कॉजेस बन के नहीं रह रहे हैं इसको, ठीक है। हम नालंदा चिल्ला सकते हैं, बहुत कितना चिल्लाएंगे इसको, ठीक है। उससे अच्छा है कि छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में बढ़िया लाइब्रेरी बनाइए, इनफ है, ठीक है। और ये मुझे लगता है माइलस्टोन प्रोजेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। अब मैंने गृह प्रवेश योजना बताया था, ठीक है, 100 करोड़ रुपए के आसपास इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं TRI के संग्रहालय को लेकर। अच्छा बात है कि ट्राइबल जो म्यूजियम है वो छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। ये विगत बजट में भी इसकी बात हुई थी, इस बजट में भी इसकी चर्चाएं की गई है, ठीक। लगभग 11 करोड़ रुपए दिया गया है और ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जब तक हम अपनी जनजातियों को पहचानेंगे नहीं, तो उसके मूल को नहीं पहचानेंगे, उनके जड़ को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम याद रखेंगे उनको अवहेलित, अपमानित और कहीं ना कहीं तिरस्कृत करते रहेंगे। इसलिए उन्हें जानना जरूरी है, ठीक। दूसरी बात राजिम कुंभ को लेकर है। अभी एक कुंभ जो है, कभी कुंभ, कभी माघी पुन्नी मड़ई, कभी मेला, ये बस ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और ये राजिम कुंभ को लेकर 8 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार दिया गया है, ठीक है, काफी अच्छा है। और इसलिए भी अच्छा मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक पर्यटन नहीं बढ़ेगा तो स्थानीय रोजगार बढ़ने की संभावनाएं कम रहती है, ठीक। मगर पर्यटन के मतलब ये नहीं कि वहां पर पर्यटन के नाम पर कुछ और पर संस्कृतिकरण हो जाए। खैर, उसके बाद सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैलाश मानसरोवर और सिंधु दर्शन योजना के लिए विशेष प्रावधान किया है, ठीक। इस बार नया चीज होगा कि इस बार सरकार पहले तो अयोध्या धाम तो भेज ही रही है, ठीक है, महाकुंभ भी भेजी है अपने अपने लोगों को, ठीक है, और इस बार मानसरोवर भी भेजेगी और वहां सिंधु दर्शन योजना भी कराएगी आप लोग के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। देवगुड़ी के लिए 11.5 करोड़ रुपए देना, यह शानदार पहल है। ये जाना नहीं जाना बात की बात है। हमारी मैईगुड़ी, देवगुड़ी, ठीक है, सिहड़ा देव, ये जो हमारे परंपरागत जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को सहेजना बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं हमेशा कहता हूं, गायता, गुनिया, सिरहद, या हमारे जो पंजियार हैं, हमारे मांझी हैं, ठीक है, या हमारे समरथ हैं, दीवान है, मुकद्दम है, इन लोगों को जब तक हम बेहतर रूप से प्रबल नहीं करेंगे, तब तक याद रखेंगे हमारी संस्कृति बच नहीं सकती। नहीं तो संस्कृति को बिगाड़ने के लिए तमाम प्रकार की चीजें हैं। देवगुड़ी को बढ़ाना सरकार की एक शानदार पहल में मानता हूं, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे विवाद भी चल रहे हैं। विवाद में एक परसंस्कृतिकरण तो है ही, दूसरा है आपका धर्मांतरण और ये मतांतरण जैसे शब्द भी लगातार आ रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ऐसी चीजों को हम बढ़ावा नहीं दे पाए थे। मुझे लगता है ऐसी चीजों को बढ़ावा देने से हर व्यक्ति अपनी संस्कृति में रहना चाहेगा, कोई संस्कृति छोड़ना नहीं चाहेगा। अब बात करते हैं कुछ और चीजों पर, ठीक। लोक निर्माण विभाग में क्या किया गया है? लोक निर्माण विभाग में एक बड़ा घोषणा इस बार देखने मिल रहा है हमें। लगभग 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार किया गया है, ठीक है। आपके तमाम प्रकार की PDF मत पढ़िएगा, जो काम की चीजें वो करा दूंगा और मल्टीपल मैं इसके वीडियोस बना दूंगा कि आपके मेंस में क्या काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हवाई अड्डों को लेकर। राज्य में 40 करोड़ रुपए हवाई अड्डों को दिया गया, बहुत शानदार है, ठीक है। ऊंचे उड़े देश का आम नागरिक, सरकार, केंद्र सरकार की एक बहुप्रतीक्षित योजना थी और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार ने यहाँ पर मूलभूत प्रतिपूरित किया और आज रायपुर से अंबिकापुर, बिलासपुर से जगदलपुर, रायपुर से जगदलपुर जैसी सुविधाएं जो है हमें प्राप्त हो रही हैं। सरकार ने एक कदम बढ़कर इसमें 40 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है 3 एयरपोर्ट के लिए। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं SCR को लेकर। SCR का मुद्दा पिछले बार भी था, स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर, मतलब नया रायपुर, रायपुर और इसके अलावा जो एक क्षेत्र है हमारा दुर्ग भिलाई वाला एरिया जो है, भिलाई कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, उसको लेकर SCR बनाने की बात कही है। SCR में इस बार सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए फिर दिए गए हैं, ठीक। मैं बार बार कहता हूं कि पिछले बार भी SCR की बात थी, तो क्या 2024-25 से लेकर 25-26 में सर्वे भी नहीं हो पाया? फिर 5 करोड़ रुपए सर्वे के लिए दे रहे हैं हम। एक टाइमलाइन बनाना बहुत अनिवार्य है
कि हम 2032 तक बनाएंगे, 2042 तक बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि जनता का पैसा एक सुरक्षित हाथों में रहता है, नहीं तो बार बार सर्वे 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 खरीदते रहेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेट्रो ट्रेन को लेकर। मेट्रो ट्रेन लाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई पिछले बार हम लोगों ने लाइट मेट्रो की बात कही, लाइट मेट्रो आने वाला था, विगत सरकारों ने कहा था। ठीक है, अब इस बार मेट्रो रेल सुविधा आएगा, 5 करोड़ रुपए फिर सर्वे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ही साथ इसको घोषणा ही कर देना था, 5 करोड़ रुपए हम सर्वे के लिए देंगे, XYZ करोड़ रुपए इसके ट्रैक के लिए देंगे, और तमाम जितने प्रकार की घोषणाएं एक साथ कर देनी थी। अरे पहले तो 20 साल बनेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़िया लोग 20 साल भी वेट कर लेते हैं, है ना, बहुत संयमित, संतुलित और बहुत ही ज्यादा शांत लोग हैं हम छत्तीसगढ़िया लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। ठीक है, 4500 करोड़ रुपए है, अपनी अलग बात है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। हाँ, शहरी विकास में आप देख पा रहे होंगे ये रिंग रोड बनाने की बात कही गई है। अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से आपका ये कह सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी छोटे शहरों में अब लगातार बढ़ रही है, और हम लोगों ने योजना थी चलो वहाँ की ओर, उल्टा हो गया है, चलो छोटे शहरों की ओर हो गया है। ठीक है, लोग बड़े शहर में अब आना कम भी कर रहे हैं क्योंकि महंगाई और यहाँ के प्रदूषण, यहाँ का ट्रैफिक और तमाम प्रकार की चुनौतियों के कारण तो छोटे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो छोटे शहर में भी अब क्या है, जनसंख्या दबाव लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने इसको देखकर थोड़ा अच्छा कदम उठाया है और रिंग रोड की अपनी बात रखी, मतलब जितने नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उन सब में रिंग रोड की इस बार बात की जा रही है, जो सराहनीय कदम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बढ़िया पहल है। सरकार ने थोड़े दिन पहले कहा था कि 2000 में लगभग 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2024-25 तक आज सरकारी कर्मचारियों की संख्या 4 लाख हो गई है। लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। उन सभी को 53% महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है। ठीक है, सरकार ने कुछ सोचकर ही कहा होगा। ठीक है, अब मार्च का वेतन अप्रैल में बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा। चलो एक और अच्छा बात है। ठीक, अब आते हैं इनके स्टार्टअप को लेकर, नवा रायपुर में ऑफिस स्पेस को लेकर। मैं बार बार सुनते आ रहा हूं प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। ठीक है, तो मन में जो उत्साह उठती है कि ये प्लग एंड प्ले क्या है। ठीक, पिछले वाले मैं आपको थोड़ा सा बजट में आपको थोड़ा ले जाता हूं और उसमें बताता हूं। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवा रायपुर बनाने की बात थी, सुनते जाइएगा। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवा रायपुर, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, दुर्ग में आईटी पार्क वो बनाया था नवा रायपुर में। ये तीनों बात थी और तीनों में कहा था हमने प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि बस शुरू किए, अब खटखटा शुरू हो जाएगा, खटखटा जो है। ठीक है, तो भैया प्लग एंड प्ले के लिए बिजली आनी जरूरी है ना। अब आयरन लगा दिए, प्लग लगा दिए, आयरन गर्म ही नहीं रहे, तब बिजली रहेगा तब तो होगा ना। तो सरकार भी कुछ ऐसा ही नियम लगा रही है। भारत प्लग एंड प्ले कह रही है, बट बिजली देगी तब तो। बिजली का मतलब है कि जब तक पूर्ण रूपरेखा नहीं बनेगी, पूर्ण बजट नहीं आएगा, पूर्ण आपके पास एमओयू नहीं होंगे। एमओयू से इसलिए याद कर रहा हूं कि विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। जहां तक मुझे याद है 21,000 करोड़ या 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू का उन्होंने यहाँ पर मीडिया के माध्यम से चर्चा किया। जब मेरी भी जो उत्साह बढ़ी तो मैंने भी उन कंपनी जिन्होंने उन्हें एमओयू का वादा किया, उन्हें सुझाव दिया, तो उनका थोड़ा मैंने R&D किया। एक कंपनी थी लॉजिस्टिक वाली, उसका टोटल खुद का 80 लाख के आसपास का टर्नओवर था और वो 1600 करोड़ रुपए का हमें वित्तीय सुझाव दी है। मतलब वही बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर को एक रिक्शा चलाने वाला कह रहा है कि अगर वो ऐसा स्ट्रेट ड्राइव नहीं करके ऐसा पैडल शिफ्ट करता तो ज्यादा अच्छा जाता। तो बस वही वाली हाल है। ठीक है, तो मुझे लगता है सरकार एकदम निश्चित समय दिशा में काम करे कि वो बेसिकली कब तक इतने पैसे लाएगी। एमयू हुआ है तो कब तक वो इंप्लीमेंट होगा, भले तय सीमा में 5 साल ले, 10 साल ले। इससे विजन क्लियर होगा, इससे रोजगार के अवसर क्लियर होंगे। ठीक, चलिए
सरकार ने इस बार कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की बात कही है और लगभग 156 करोड़ रुपए का बात इन्होंने प्लग एंड प्ले मॉडल पे लाया है। उम्मीद करते हैं प्लग एंड प्ले इस बार में सही में उसकी बिजली आए। ठीक है, महतारी सदन का निर्माण करने की बात कही 50 करोड़ रुपए में, अच्छा पहल है। ठीक, ग्रामीण पुल की बात कही गई, छोटे छोटे चीज है, मुझे नहीं लगता जरूरत है इसकी। हाँ, ये एक अच्छा मुहिम है। मुख्यमंत्री पानी है क्या? जस्ट मिनट। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ठीक, शहरी ग्राम गौरव तो हमने लगातार देखा था, गांव में भी ग्राम अगर गौरव पथ बने तो मुझे लगता है कि वहां पर भी कई कह सकते हो सौंदर्य है। गांव में तो ऐसी सौंदर्यता है ही, परंतु एक कहते हैं ना कि प्राकृतिक के साथ साथ आधुनिकता का जब समावेशन होता है तो उसका उन्नयन जो है ना बहुत चमकता हुआ दिखता है। और उसी चमकते हुए विजन को लेकर इस बार सरकार ने गौरव पथ योजना लाई है। मेरे अनुसार से एक शानदार पहल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ग्रामीण विकास में कुल क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मेंस वाले टॉपिक वाले बच्चे याद रखिएगा कि ये डेटा आपको याद रखना है। महतारी सदन 50 करोड़ रुपए देंगे हम। ठीक है, छोटे मोटे पुल निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए। ठीक, ग्राम गौरव पथ के लिए 100 करोड़ रुपए और एक ग्रामीण समग्र विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए। ये एक अच्छा पहल है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इस बजट में और विशेष क्या चीजें हमारे यहाँ हैं। ठीक है, आदर्श उप पंजीयक कार्यालय। ठीक, 20 मैदानी कार्यालय को आदर्श बनाना है इनको। ठीक है, बस आदर्श बनाइएगा, बट आदर्श ग्राम वाले तरीके से याद रखें, मत बनाइएगा। ठीक है, बनाइए बढ़िया से। ठीक है, और ये पंजीयक कार्यालय को तो एकदम सुनिश्चित कर दीजिए कि वहां पे करप्शन फ्री जोन बन जाए वो। ठीक है, खैर उम्मीद करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रायपुर से दुर्ग रेलवे। मैंने कुछ देर पहले बताया था सर्वे कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए देंगे। हाँ, मोबाइल टावर योजना की बात इस बार कही गई है दूरसंचार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बहुप्रतीक्षित योजना थी जिसमें रामलला दर्शन योजना की हमने बात कही। 36 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जरूरी है ना, आस्था का विषय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, युवा स्टार्टअप नवाचार नीति की बात कही। मैंने 3 पॉइंट पहले ही बताया था आपको स्टार्टअप को लेकर। ठीक है, स्टार्टअप में कोई बड़ा नाम नहीं दिया उन्होंने कि इस बार स्टार्टअप में हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्या प्रोविजन है, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कही है। यह है कि स्टार्टअप हमें करना है। ठीक है, ये वही बात है कि हमें एक काम करना है, कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। ठीक, अब एक NIFT की बात हुई है। अरे अच्छा है, नेशनल फैशन जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है NIFT। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ। ठीक है, नवा रायपुर में इस पर बात कही गई है निफ्ट बनाने की। बढ़िया है, 50 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बच्चों को पढ़ने का एक नया मौका मिलेगा। ठीक, सराहनीय कदम। चलिए, तो ओवरऑल इस बजट को देखें तो इस बजट में काफी कुछ चीजें नहीं तो हैं, मगर इस बजट को जानने के पहले एक पॉइंट हमें ये भी याद रखना होगा कि हम लोगों ने जो पिछला बजट जो लाया था, मैं एक एक करके पॉइंट लाता हूं, उसमें हमारी कह सकते हो परिणाम क्या हुए। पहला, 2028 तक क्या हम 10 लाख करोड़ के GSDP बना पाएंगे, और हाँ तो कैसे, पहला प्रश्न। दूसरा है छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर द स्मार्ट गवर्नेंस, 266 करोड़ रुपए बनाने की बात पिछले सरकार ने पिछले बजट में की गई थी, उस पर क्या विचार हुआ। 5 शक्तिपीठों की बात हुई, कितना उसमें प्रावधानित होकर कितना वो परिपूरित हुआ है। निजी निवेश पर बल हुआ, कितना बल हुआ,
कितने आंकड़े आए वो भी एक प्रश्न है। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवा रायपुर बन चुका है क्या? सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दुर्ग में बन चुका है कि नहीं? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं विगत बजट को सिर्फ एक बार आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। आईटी पार्क प्लग एंड प्ले मॉडल पे तैयार हुआ है क्या? छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद जिसको आपने बना लिया है, ठीक है। संस्कृति वाले उद्घोषण में पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में केदार परिहार जी की कविताओं को, उनकी वाणी को सुनाया था हमको, ठीक। और उसके बाद संस्कृति में क्या नए काम हुए वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। उद्यम क्रांति योजना 2024-25 लागू की जाएगी, उसका परिणाम कितना हुआ? एससीआर की स्थिति कहां तक पहुंची? छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी, वो आज कहां तक है? युवा रत्न सम्मान की बात कही गई, उसकी क्या स्थिति है? आदि भाषा परिषद का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व प्रोग्राम आज कहां तक अपनी स्थिति में है? छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT का स्थापना करने वाले थे, या CTI कहो आप, ठीक है। 7.5 करोड़ रुपए लाने की बात थी। वो कहां तक है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग संगीत महाविद्यालय की बात थी, वो कहां तक पहुंचा? एस्ट्रो पार्क सूरजपुर में 2 करोड़ का प्रावधान था, वो कहां तक पहुंचा? साइंस सिटी की बात है, वो कहां तक पहुंची हमारे पास, ठीक। PPP को बढ़ावा देने की बात थी, PM वानी की बात थी। ये तमाम आंकड़े, तमाम मुद्दे इस बात को दर्शाते हैं कि बजट एक भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तो है, परंतु उस निर्माण में जो वादे हैं वो पूर्ण हो तभी आम जनता के लिए वो बजट का मतलब है, अन्यथा वो भी एक घोषणाओं मैनिफेस्टो की तरह ही कहलाएगा। धन्यवाद। इस बजट से मैंने एक ओवरव्यू दिया है और इसके और भी वीडियो में मेंस के अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि कैसे मेंस में इसी बजट से जब प्रश्न आएंगे तो किस तरीके से आपको लिखना है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।